अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम कैश बजट का प्रॉपर फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ कैश बजट का जो फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया। आज हम एक अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं वो नोट्स में तो टोटल 7 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन आप पास पेपर्स के भी मिला लें साथ, तो ये देख लें तकरीबन 10-12 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के। फॉर्मेट एक जैसा है, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए, कोल्सन इंडस्ट्रीज अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इज डेवलपिंग अ कैश बजट फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, कौन से महीने को कैश बजट बनाने जा रहे हैं हम? नवंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कोल्सन इंडस्ट्रीज सेल्स इन अगस्त एंड सितंबर वर 1 लाख एंड 2 लाख। देखें, बजट आप बनाने जा रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, लेकिन पिछले 2 महीनों की सेल्स आपको दी गई हैं, यानी अगस्त और सितंबर की सेल्स जो हैं वो आपको गिवन है। और ये मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस मंथ की सेल्स क्यों वो देता है आपको, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बजटिंग पीरियड पे आपके होता है। अक्टूबर, नवंबर के, दिसंबर के दौरान इन सेल्स में से कलेक्शन होगी, इस वजह से वो दे देता है। सेल्स ऑफ 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख हैव बीन फोरकास्ट फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर रिस्पेक्टिवली। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सेल भी आपको फोरकास्ट करके दे दी है। हिस्टोरिकली 20% ऑफ द फर्म सेल्स हैव बीन फॉर कैश। अब ये बता रहा है कि सेल की कलेक्शन किस तरह से होगी। 20% सेल जो है वो कैश पे करनी है, यानी जिस मंथ की सेल है उसका 20% उसी मंथ में कलेक्ट कर लेना है। 50% जनरेटेड अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड आफ्टर 1 मंथ एंड रिमेनिंग 30% हैव जनरेटेड अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो 50% जो है बकाया वो आफ्टर 1 मंथ और 30% रिमेनिंग उससे एक अगले महीने। ठीक है, इस तरह आप देखें, ये तीनों परसेंटेजेस टोटल करके देख लें, 100% बनता है। तो 3 महीनों में जाके कलेक्शन होगी टोटल। बैड डेट्स कहता है 2% है हर महीने की सेल का, और वो नेग्लिजिबल है, मतलब उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बैड डेट्स आपको पता है कि वो अमाउंट तो कलेक्ट नहीं ना होती सेल में से, तो 2% जो है वो बैड डेट्स हैं और वो नेग्लिजिबल हैं। अगर नेग्लिजिबल हैं तो इसका मतलब आप इन्हें इग्नोर करें, अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर तो इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक है, नेग्लिजिबल का मतलब है आप इसे इग्नोर कर दें, बैड डेट्स को आप इग्नोर कर दें। ये लाइन समझे, क्वेश्चन में लिखी ही नहीं है। समझ आ गई बात? इन दिसंबर द फर्म विल रिसीव अ 30,000 डिविडेंड। ये कंपनी रिसीव कर रही है, पे नहीं कर रही, तो ये इनडायरेक्ट इनकम है जो दिसंबर में हमें होगी फ्रॉम स्टॉक इन सब्सिडरी, यानी हमने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक खरीदा है, उस पर हमें डिविडेंड मिलेगा 30,000 और वो दिसंबर में मिलेगा। ये अदर इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कोल्सन इंडस्ट्रीज हैज़ गैदर्ड द फॉलोइंग डाटा नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश डिसबर्समेंट्स स्केड्यूल फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये कैश डिस्बर्समेंट का डाटा वो आपको बताने जा रहा है। उसमें परचेजेज होती हैं सबसे पहले, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, मैंने बताया हुआ आपको। जो सेल करेंगे वो पहले खरीदेंगे तो सेल करेंगे ना। तो फर्म्स परचेजेज रिप्रेजेंट 70% ऑफ सेल, यानी जिस महीने की जितनी सेल है उसका 70% उस महीने की परचेजेज हैं। सही। ऑफ दिस अमाउंट 10% इज पेड इन कैश। अब बता रहा है परचेजेस की पेमेंट कैसे करनी है। कैश परचेजेस कितनी करनी है? 10%, यानी जिस मंथ की परचेज है उसका 10% उसी मंथ पे कर देना है, और 70% इन द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज, यानी जिस महीने में परचेज किए उससे नेक्स्ट मंथ में आपने बाकी का 70% भी पे कर देना है। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट। एंड रिमेनिंग 20% इज पेड 2 मंथ्स फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज, और बाकी जो 20% रह जाएगा वो 2 महीने बाद आप पे कर देंगे। किस महीने के बाद से? 2 महीने मंथ ऑफ परचेज से लेके, यानी जिस महीने में परचेजेस किया है उससे अगले महीने में नहीं, उससे अगले महीने में आप पे करेंगे। रेंट आपने 5,000 रुपये पे करना है हर महीने, ईच मंथ, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेजेस सैलरीज कहता है फिक्स सैलरीज फॉर द ईयर 96,000 है पूरे साल की, फॉर द ईयर। इस लिहाज से देखा जाए तो 8,000 बनती है एक महीने की। ये कैसे निकाली? 96,000 पूरे साल की है, इसको 12 पे डिवाइड किया तो ये 8,000 आ गई पर मंथ। ठीक है। इन एडिशन वेजेस आर एस्टिमेटेड 10% ऑफ द मंथली सेल। वो कहता है वेजेस एंड सैलरीज दो तरह से है, एक फिक्स है, फिक्स हर महीने 8,000 है,
जबकि वेरिएबल जो है वो 10% है किसका, हर महीने की सेल का। दो तरह से, कुछ वेरिएबल, कुछ फिक्स वेजेस सैलरीज हैं, कुछ वेरिएबल वेजेस सैलरीज हैं। टैक्स पेमेंट कहता है 25,000 रुपये टैक्सेस है जो कि दिसंबर में पे करने हैं। फिक्स एसेट आउटले मतलब फिक्स एसेट जो आपने खरीदना है, उसमें वो कहता है न्यू मशीनरी खरीदनी है 1,30,000 की, और इसकी जो पेमेंट है वो कब करनी है, नवंबर में करनी है। इंटरेस्ट पेमेंट आपने करनी है 10,000 दिसंबर में। कैश डिविडेंड पे करना है 20,000 अक्टूबर में। प्रिंसिपल पेमेंट यानी लोन रीपे करना है 20,000 दिसंबर में। अपने ही स्टॉक खरीद लेने हैं, रीपरचेज ऑफ स्टॉक या रिटायरमेंट ऑफ स्टॉक का मतलब अपना ही शेयर, अपने ही शेयर्स खरीद लेने हैं। लेकिन वो कह रहा है नो रीपरचेज और रिटायरमेंट ऑफ स्टॉक इज एक्सपेक्टेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। वो कह रहा है नहीं करने, मतलब कोई आपने अपने शेयर्स आपने नहीं खरीदे, इसे ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं ना, तो ट्रेजरी स्टॉक नहीं करना, नहीं खरीदना। बिगिनिंग कैश बैलेंस जो अक्टूबर का है वो 50,000 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस टाइम पीरियड से आपने बजट बनाना शुरू करना होता है ना, अक्टूबर से बजट बना रहे हैं ना आप, अक्टूबर का बिगिनिंग बैलेंस आपको बताया जाएगा। प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप कंपनी का नाम लिखेंगे। तो कंपनी का नाम है जनाब कोल्सन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना, थोड़ा सा काम जल्दी करने के लिए। जी, पहले कोल्सन इंडस्ट्रीज़ का नाम लिख लें आप। मेजर्स कोल्सन इंडस्ट्रीज़, उसके बाद कैश बजट, और कितने मंथ्स का बना रहे हैं, फॉर द 3 मंथ पीरियड एंडेड ऑन, कब एंड हो रहा है, आखिरी महीना कौन सा है, दिसंबर का, तो दिसंबर 31 लिख दें, दिसंबर 31 आगे डैश लगा दें। ठीक है, फॉर द 3 मंथ पीरियड एंडेड दिसंबर 31, या एंडेड ऑन भी लिख दें साथ। तो 3 महीने का बजट बनाना है आपने। ठीक है, मंथ्स हम लिख लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं वो अगस्त से, अगस्त, और फिर वो लिख रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने हैं। तो सबसे पहले कैश शीट स्केड्यूल बनाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो सेल्स होती है। ठीक है, जो कि आपने डॉलर्स में लिखनी है। तो अगस्त की सेल आपको बताएगी है 1,00,000। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1,00,000। सितंबर की भी बताई गई है 2,00,000, तो सितंबर में लिख दें। अक्टूबर की सेल भी बताई हुई है आपको 4,00,000, और नवंबर की सेल 3,00,000, और दिसंबर की सेल 2,00,000। सही, इसको मैंने कहा था आप लोगों ने अंडरलाइन कर देना होता है, क्योंकि ये कैश कलेक्शन थोड़ी है, ये तो सेल की अमाउंट है। अब इसमें से कैश किस तरह से कलेक्ट होगा, उसमें बताया है कि कुछ जी कैश सेल्स है, और कुछ उसने बताया कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, जो नेक्स्ट मंथ कलेक्शन होगी, कुछ आफ्टर 1 मंथ होगी और कुछ आफ्टर 2 मंथ होगी। सही, ये देख लेते हैं परसेंटेजेस क्या बताएंगे। हिस्टोरिकली 20% ऑफ द फर्म सेल्स हैव बीन फॉर कैश, यानी जो कैश सेल की परसेंटेज है वो 20% है। 50% have generated account receivable collected after 1 month, and remaining 30% collected after 2 months। सही, तो 50 और 30, 50% सेल आपकी कलेक्शन होगी आफ्टर 1 मंथ, और जो बाकी का 30% रह गया वो कलेक्शन होगी आफ्टर 2 मंथ्स। स्टूडेंट्स, ये अब आपने कैलकुलेशन करके देनी है मुझे, आपसे पूछता हूँ मैं, लिहाजा कैलकुलेटर आपके हाथों में होने चाहिए। सबसे पहले तो कैश सेल हम जो है वो लिखते हैं। तो कैश सेल का मतलब होता है जिस मंथ की सेल है उसका उतने परसेंट उसी मंथ में कलेक्ट हो गया। तो अगस्त की सेल है 1,00,000, 1,00,000 का 20% ले कितना आता है बताएं स्टूडेंट्स। 25,000।
20,000, 25 नहीं। ओ, एक फिर मिनट। सितंबर की सेल का ले 20%, 40। अक्टूबर की सेल का ले 20%, ठीक है जी। 80। चलें, अब नवंबर की सेल का लें 20%, फिर दिसंबर की सेल का लें। यस, इज इट क्लियर? यस सर। नहीं जी, अब आगे चलते हैं। अगस्त की जो सेल है, अब इसका 20% तो इधर ही कलेक्ट हो गया, बाकी 50% अब कलेक्ट होगा सितंबर में और 30% कलेक्ट होगा अक्टूबर में। तो ये देखें मैं कैसे करता हूँ। 1 लाख का 50% लूँगा और इसे मैं कलेक्ट करूँगा सितंबर में, विच इज़ 50,000, और फिर 1 लाख का 30% लूँगा और ये कलेक्ट करूँगा मैं अक्टूबर में, विच इज़ 30,000। इस तरह से अगर आप देखें तो ये अगस्त का 1 लाख रुपया कलेक्ट हुआ, कब जाके? अक्टूबर में जाके। सही। इसी तरह सितंबर का करते हैं। सितंबर का यस 20% सितंबर में कलेक्ट हो गया, इसका 50% यानी इस 2 लाख का 50% अगर आप लें। जी कुछ कह रहे हैं आप लोग? वो नहीं तो शोर आ रहा है पीछे से, माइक म्यूट रखें। 2 लाख का 50% लिया, 1 लाख ये कलेक्ट हो गया अक्टूबर में, और 2 लाख का 30% लेंगे तो वो कलेक्ट हो जाएगा नवंबर में। 2 लाख का 30% वो आ जाएगा 60,000। ठीक है। इस तरह 60,000, 1 लाख, 1,60,000, 1,60,000 और 40, 2 लाख, पूरा टोटल कंप्लीट हो गया सितंबर की सेल। अब अक्टूबर की जो सेल है 4 लाख, इसका 20% लिया आपने और वो कलेक्ट हो गया अक्टूबर में। 4 लाख का अब 50% लेंगे, वो कलेक्ट होगा नवंबर में, विच इज़ 2 लाख, और 4 लाख का 30% लेंगे, वो कलेक्ट होगा दिसंबर में जाके, विच इज़ 4 लाख का 30%, 1,20,000। ये चेक कर ले ज़रा, ये अमाउंट्स आपकी ठीक होनी चाहिए, जहाँ गलती हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? इसे क्रॉस वेरीफाई करते जाएं। इसके बाद नवंबर की सेल, तो इसका 20% नवंबर में कलेक्ट हो गया, बाकी 50% कलेक्ट हो जाएगा दिसंबर में। तो 3 लाख का 50% लें, ये 1.5 लाख बनता है, और 3 लाख का जो बाकी 30% है वो दिसंबर से आगे यानी जनवरी में कलेक्ट होगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बजटिंग पीरियड है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, 3 महीने का बजट आप बना रहे हैं। yes, स्टूडेंट्स। इसके बाद एक सेकेंड जी, अब दिसंबर की सेल की बात कर लें तो इसका 20% दिसंबर में कलेक्ट हो गया, 50% कलेक्ट होगा जनवरी में, और 30% कलेक्ट होगा फरवरी में। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका बजटिंग पीरियड अक्टूबर से नवंबर तक का है। नहीं जी, ये सेल का तो मैंने मैटर आपका रिजॉल्व कर दिया कि सेल किस तरह से आपने लिखनी है। अच्छा, अब आप क्या करें, आप अब अदर इनडायरेक्ट इनकम्स की तरफ आ जाएं। मैंने आपको बताया था ना, कैश रिसीट्स दो सोर्सेज होते हैं, एक तो सेल से पैसा कलेक्ट होता है, और दूसरा अगर अदर कैश इनकम्स हैं, अदर कैश रिसीट्स हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स, वहाँ से पैसा कलेक्ट होता है। अब वो बता रहा है कि दिसंबर में आपकी कंपनी को 30,000 रुपये डिविडेंड मिलेगा, जो कि आपने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं अपनी सब्सिडरी के। तो ये सिर्फ मिलेगा कब? दिसंबर में, 30,000 डिविडेंड। तो ये लिखें, ये इनडायरेक्ट इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड, बट कब होगा ये? दिसंबर में होगा 30,000। तो दिसंबर में लिखना है सिर्फ, और किसी मंथ में नहीं आपने लिखना है इसे। सही। उसके अलावा कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। बैड डेट्स आपने, वो कहता है जी इग्नोर कर देने, तो वो आप वैसे इग्नोर कर दें। अच्छा, अब आप आ जाएं आगे। इसको अब इसका टोटल चाहिए होता है, आपका जो कैश जिसे आप कहते हैं ना है रिसीट्स का पोर्शन, वो कंप्लीट हो गया। अब आप टोटल कैश रिसीट्स जो हैं वो लिखें, कितनी कितनी है। तो उसमें मैंने कहा था ना सेल ऐड नहीं करनी, ये इसलिए अंडरलाइन किया। यहाँ से ऐड करके बताएं क्या बनता है, करें ज़रा ऐड जल्दी से।
मैं भी कर रहा हूँ। 80 है प्लस 1 लाख है प्लस 30 है। 2,10,000। ठीक है, आगे भी करें। 3,20,000। आगे भी करें। दिसंबर का, दिसंबर में कितनी कैश कलेक्शन होगी? 3,40,000। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके टोटल कैश रिसीट्स हैं, इसे अंडरलाइन कर लें। अब आपने जो काम करना है वो ये कि कैश डिसबर्समेंट्स आपने जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। उसका डेटा आपको दिया हुआ है और उसमें सबसे पहली जो चीज़ उसने लिखी है आपको होती भी है, या तो परचेजेज होती हैं जब ट्रेडिंग बिजनेस होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो फिर CGM होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज लिखेंगे सबसे पहले परचेजेस। अब परचेजेस जो है वो डॉलर्स में सेल की तरह आपको बताई गई है, लेकिन परसेंटेज में बताइए, सॉरी, आपने खुद उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। कहता है द फर्म्स परचेजेस रिप्रेजेंट 70% ऑफ सेल, यानी जिस मंथ की भी परचेजेस निकालनी है उस मंथ की सेल का 70% आपने ले लेना है। चले मैं अगस्त से शुरुआत करता हूँ। अगर अगस्त की आपने परचेजेस निकालनी है तो उस क्या करेंगे, अगस्त की सेल का 70% ले लेंगे आप। ये 70% है जी, 70% ऑफ वट, सेल। ठीक है, 70% ऑफ सेल्स हैं जी परचेजेस। तो 1 लाख का आप 70% ले लें, 70,000 आएगा। ये परचेजेस निकल आई अगस्त की। ठीक है, अगस्त की। अगर सितंबर की परचेजेस निकालना चाहते हो तो सितंबर की सेल का 70% ले लो। 2 लाख का 70% लें। 1,40,000। ठीक है, अब अक्टूबर का भी ले लें, 4 लाख का 70% ले लें। 2,80,000। 3 लाख का ले लें नवंबर की सेल का। 2,10,000। ठीक है जी, तो ये परचेजेस आ गई स्टूडेंट्स। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये पेमेंट थोड़ी आपने की है अभी, ये पेमेंट नहीं है, ये परचेजेस की अमाउंट है। अब इसकी पेमेंट किस तरह से होगी वो बताएगा। वो कहता है ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट में से, ये जो परचेज की अमाउंट है इसमें से 10% पेड इन कैश, यानी कैश परचेजेस जो है इसमें से, वो कहता है जी वो 10% है। यानी जिस मंथ की आपकी परचेज है उस मंथ का 10% उसी मंथ पे हो जाता है। ये 10% ले रहा हूँ मैं, अब एक जीरो कम हो जाता है, आपको पता है। हर एक परचेजेस का 10% ले रहा हूँ। और बाकी कैसे पेमेंट करनी है, वो कहता है 70% इज पेड इन द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। क्या मतलब कि बाकी जो 70% है वो आपने पे करना है आफ्टर 1 मंथ, जिस मंथ में परचेज की है उससे अगले महीने में। इसका मतलब आफ्टर 1 मंथ 70% आपने पे करना है। अभी भी टोटल 100% पेमेंट नहीं हुई। बाकी का कहता है 20% वो आफ्टर 2 मंथ्स। सही, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यानी 70,000 जो आपने परचेजेस की हैं अगस्त में, इसका 10% आपने अगस्त में पे कर दिया, 70% आप पे करेंगे सितंबर में, और बाकी का जो 20% है वो पे करेंगे अक्टूबर में। तो पहले 70,000 का 70% लेना आप, वो आप पे करें सितंबर में, 49,000। और फिर आप इसका 20% भी ले लें 70,000 का। ठीक है, इस तरह से आप 14,000। इन तीनों को टोटल कर लें तो आपका 70,000 बनना चाहिए। अब 140,000 में से 10% आपने सितंबर की परचेज का सितंबर में पे कर दिया। अब 140,000 का 70% लें
वो आप पे कर दें अक्टूबर में 140,000 का 70%। 98,000। जी 98,000। और फिर 140,000 का लें 20%। 28,000। तो ये जो पेमेंट है ना 28, 98, 14, ये सारी पेमेंट ऐड करें, ये 140 बनना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 280,000 जो है इसका लें 70% आप। 196,000। ठीक है। अब इसका लें आप 20%। 56। ठीक है। अब बारी आ गई जी 2,10,000 की, यानी नवंबर की परचेज की। तो इसका 10% नवंबर में पे हो गया। अब बाकी इसका लें आप 70% लें, वो इधर पे करते हैं दिसंबर में। 147,000। 147,000। ठीक है। अच्छा, बाकी जो 20% होगा वो आगे जनवरी में पे होगा, तो वो हमने लिखना नहीं। दिसंबर का की बात करें तो दिसंबर का 10% दिसंबर में पे हो गया, बाकी 70% जनवरी में, और उससे बाकी 20% फरवरी में पे होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये अभी तक मैंने परचेजेस की पेमेंट की है। ठीक है। इसके बाद अब अगली पेमेंट्स करते हैं। आगे कहता है रेंट जो है वो ईच मंथ, हर महीने 5,000 रुपये डाल दो। तो हम जो बजट बना रहे हैं वो किस टाइम पीरियड का बना रहे हैं स्टूडेंट्स? वो हम बना रहे हैं अक्टूबर सर से। हम दिसंबर तक। तो इसलिए हम फिर इधर ही डालेंगे बस, ज़रूरत नहीं है पिछले महीनों का लिखने की। परचेजेस और सेल में पिछले महीनों की इसलिए लिख देता हूँ, ये मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि इनका इम्पैक्ट अगले महीनों में पड़ता है, आपके बजटिंग पीरियड में आता है। ठीक है। बाकी जो खर्चे हैं वो आप जिस महीने का है उसी महीने डालते जाएं। ये 5,000 हर महीने मैंने डाल दिया। रेंट जो है उसने कहा हुआ है 5,000 पर मंथ। वेजेस सैलरीज की बात करें, उसमें कुछ फिक्स पोर्शन है और कुछ वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ वेरिएबल, बल्कि पहले लिखता हूँ फिक्स वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है। और फिर लिखता हूँ वेरिएबल वेजेस एंड सैलरीज। अब फिक्स की बात जहाँ तक है तो उसने बताया फिक्स सैलरीज पूरे साल की 96 हैं, पर मंथ जो है वो 8,000। तो आप तो मंथ वाइज बजट बना रहे हैं ना, तो पर मंथ लिखे आप 8,000 हर महीने डाल दें फिक्स वाला जो है। जो वेरिएबल है उसके बारे में क्या लिखा है, उसने कहा है इन एडिशन, मजीद ये कि वेजेस आर एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ मंथली सेल, हर महीने की सेल का 10%। तो फॉर एग्जांपल अब अक्टूबर की सेल है 4 लाख, इसका 10% ले लो आप। अक्टूबर की निकालनी है अगर वेजेस सैलरीज, 4 लाख का 10% लें तो ये 40,000 आ गया। ये अक्टूबर की आ गई वेजेस एंड सैलरीज। इसी तरह अगर आपने नवंबर की निकालनी है तो नवंबर की सेल का 10% ले लें। अगर आपने दिसंबर की निकालनी है तो दिसंबर की सेल का 10% ले लें। ये दिसंबर की वेजेस एंड सैलरीज आ जाएंगी। सही। ये वेरिएबल थी, वेरी कर रही हैं। उसके बाद टैक्स पेमेंट कहता है 25,000 दिसंबर में पे करनी है बस। तो आप लिखें टैक्स पेमेंट, ठीक है, दिसंबर में पे करनी है बस आपने 25,000। उसके बाद फिक्स एसेट आपने ख़रीदा, न्यू मशीनरी खरीदी है 1,30,000 की। कब खरीदी है? नवंबर में। ठीक है। उसकी पेमेंट नवंबर में करनी है। जब पेमेंट करनी, खरीदी जब मर्जी हो, पेमेंट आपने कब करनी है ये देखनी है। तो आप लिख दें इधर कि न्यू मशीनरी परचेज्ड। तो ये नवंबर में आपने पेमेंट करनी है, और ये कितनी करनी है? 130। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट करें 10,000 दिसंबर में। ठीक है। सिर्फ उस महीने में करें जिस महीने में उसने लिखा है, बाकी मंथ्स में नहीं। कैश डिविडेंड पे करें अक्टूबर में 20,000।
कैश डिविडेंड सिर्फ अक्टूबर में 20,000, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल पेमेंट करें 20,000 दिसंबर में, ये लोन रीपे किया आपने। प्रिंसिपल पेमेंट असल में लोन रीपे किया ना आपने, इंटरेस्ट अलग जाता है, लोन अलग जाता है, और ये दिसंबर में आपने पे करना है। वो कह रहा है दिसंबर में कितना पे करना है, 20,000 पे करना है। उसके बाद रीपरचेज, वो कहता है कोई स्टॉक किया ही नहीं है आपने, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस जी, ये आपकी हो गई कैश डिसबर्समेंट्स। इनका करना है टोटल। अब आपने यहाँ से शुरू कर दें टोटल करना, ये कैश डिसबर्समेंट्स का टोटल करें जल्दी से, क्विकली। सारे लोग करें भाई, एक ही बच्चा बताई जा रहा है बस, हैं बाकी क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटर्स यूज करें, हाथों को जंग लग जाना पेपर में, हाथ नहीं चलने आप लोगों के। ये 213,000 आता है आई थिंक सो। बताओ भी आप मुझे कितना आता है। यस सर, 2,13,000 तो जी पहला। ये टोटल कैश डिसबर्समेंट्स आ गई 213,000। अब आप मुझे बताएं नवंबर का। बाकी लोग वेरीफाई करें भाई, इतना ही आ रहा है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेटर यूज करना है आपने। जी 18,000 दूसरा। 418, क्लियर है जी। कोई और भी क्लास में है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तीन 5,000। लो जी, ये आपकी जनाब हो गई कैश डिस्बर्समेंट्स। अब आपका काम ये होता है कि टोटल कैश रिसीट्स में से आप कैश डिस्बर्समेंट्स को कर देते हैं माइनस। तो या तो नेट कैश इनफ्लो आता है या आउटफ्लो आता है, यानी ये जो कैश रिसीट्स हैं इसमें से आप ये कैश डिस्बर्समेंट्स माइनस करें। तीन हजार माइनस का आ रहा है, तो माइनस में लिखें आउटफ्लो है ये, ठीक। 3,20,000 में से माइनस करें 4,18,000, 98,000। माइनस में यस सर। ये भी आउटफ्लो है। 340 में से 35 लेस करें, 35,000। प्लस में माइनस में, प्लस में। तो ये इनफ्लो है। ऐड करते हैं अब इसके बाद बिगनिंग कैश बैलेंस, अगर आपको फॉर्मेट आता है तो। और जिस टाइम पीरियड से आप बजट बनाना शुरू करते हैं उस महीने का बिगनिंग कैश बैलेंस, यानी 1 अक्टूबर का बिगनिंग कैश बैलेंस बताया हुआ है। ये देखें, बिगनिंग कैश बैलेंस फॉर अक्टूबर, ठीक है, बताया हुआ है ना आपको, 50,000 है। तो क्या कर देंगे, 50,000 आप इधर ऐड कर देंगे। जब आप इसे अक्टूबर के नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो में ऐड करेंगे तो एंडिंग कैश बैलेंस आ जाएगा आपका। तो इसको आपने कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करना है। 3,000 माइनस का लिखें यस और सर। प्लस करें इसमें 50,000, तो ये अब आपका, 47,000। हाँ जी, प्लस में आएगा 47। अब ये जैसा एंडिंग कैश बैलेंस है अक्टूबर का प्लस में आया है, इसको ऊपर एज इट इज आपने पुट कर देना है प्लस में ही। ये आपका बिगिनिंग कैश बैलेंस बन गया नवंबर का। अब इसे आप नवंबर में ऐड कर दें, तो 98 माइनस का लिखें, 51,000 माइनस 51, में आ गया। 51,000 आ गया माइनस में, ठीक है। उसके बाद यही 51,000 अब ऊपर चला जाएगा। ये बिगिनिंग कैश बैलेंस बन गया दिसंबर का।
16,000 आ गया सर। हाँ, माइनस में जी सर। लो जी। अब आपने काम आखिरी जो करना होता है वो लेस करना होता है मिनिमम कैश बैलेंस। तो मिनिमम कैश बैलेंस देखें क्वेश्चन में कहीं बताया ही नहीं है, कहीं बताया हुआ है? पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया, नहीं सर, अब कहीं नहीं बताया। कहीं नहीं बताया हुआ। चले मैं फिर ऐसा करता हूँ, खुद से इसमें डाल देता हूँ मिनिमम कैश बैलेंस। अगर नहीं होगा तो फिर यही यही जो आंसर आए हैं ना, इनमें से ये दोनों फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है और ये जो है ये वो है एक्सेस कैश बैलेंस कहलाएगा। लेकिन मैं खुद से इसमें इस क्वेश्चन में मिनिमम कैश बैलेंस एंटर कर रहा हूँ। मिनिमम कैश बैलेंस इज या वॉज डॉलर, हम लिख लेते हैं 30,000 लिख लेते हैं, ठीक है 30,000, वैसे ही आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मिनिमम कैश बैलेंस जो होता है ये हर वक्त आपने मेंटेन करके रखना होता है और ये हर मंथ आपको लेस करना है, ठीक है जी। अब या तो एक्सेस कैश बैलेंस आएगा या फिर क्या आता है जी, फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आती है। तो देखें इस महीने का करें, पहले 47 में से 30 माइनस करें, 17,000। प्लस का आ रहा है इसलिए मैं जी इसे सर। एक्सेस कैश बैलेंस के सामने लिख दूंगा। नवंबर का करें, 81,000 माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसे फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड के सामने लिखेंगे। ये भी माइनस में आ रहा है, इसे भी फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड के सामने लिखेंगे। यस सर। 4। क्लियर जी। यस सर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कैश बजट। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आज आपकी प्रॉब्लम जो है वो करके दी है मैंने आपको। आप अब ट्राई करें, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ट्राई करें आप। मैंने ये कहा था आपको प्रॉब्लम 3, इसको ट्राई कर लें, आप आसानी से कर लेंगे, ग्रीनोबल इंटरप्राइजेस, ठीक है सर। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ ट्राई करने को तो ये 4th भी ट्राई कर सकते हैं, 3 और 4, ठीक है। ये थोड़ा ठीक सा है सर। लेंथी है, बस है आसान ही, गिटमैन की एडवांस प्रॉब्लम है ये एक। प्रॉब्लम 4 जो है ये वाली गिटमैन की बुक की है, इसको कर लें आप, ठीक। ट्राई कीजिएगा, करवा मैं दूंगा, सोल्यूशन सेंड कर दूंगा बल्कि आपको, आप देख लेना फिर, ठीक है, ठीक है कि सर। आपने ठीक किया हुआ गलत किया। नहीं जी, ये आपकी प्रॉब्लम थी आज और ये उसका सोल्यूशन। ठीक है सर। जी, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, समझ आ गया सर। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।